हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ प्रैक्टिकल नंबर 20। दोस्तों 9th क्लास की एनसीईआरटी लैब मैनुअल का जो है प्रैक्टिकल नंबर 20 है ये, ठीक है। इसमें हम बात करने वाले हैं दोस्तों परासरण की परिघटना के बारे में, ठीक है। दोस्तों पारगम्य झिल्लियाँ क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है और सेल वॉल क्या होती है, उनमें डिफरेंस क्या होता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो बहुत छोटी सी रहेगी, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें आप, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप ज़रूर जुड़ जाएं, सारी पीडीएफ और नोट्स वगैरह आपको उस टेलीग्राम ग्रुप पे मिलते रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पड़ी हुई है दोस्तों, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रैक्टिकल नंबर 20 आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और दोस्तों इसका जो एम यानी कि उद्देश्य क्या रहता है इसका, परासरण की घटना पर अध्ययन जो है इसका उद्देश्य है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत के बारे में। देखिए दोस्तों इसमें चलो थोड़ा थोड़ा मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा गया है, ठीक है। प्रत्येक जीवित कोशिका में एक अत्यंत पतली लचीली कोशिका झिल्ली होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसे जीव द्रव्य झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। यह झिल्ली कोशिका अंतर वस्तुओं को बाह्य वातावरण से अलग करती है, ठीक है। यह जंतु कोशिकाओं में सबसे ऊपरी परत है दोस्तों। कहने का क्या मतलब है, जंतु की जो कोशिका होती है दोस्तों उसमें सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। उसमें केवल सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। यह झिल्ली कोशिकाओं अंतर वस्तुओं को भरा, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। सबसे ऊपरी परत होती है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों पादप कोशिकाओं के बारे में, यानी कि जो प्लांट्स की कोशिका होती है दोस्तों, उसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों पाई जाती है। और उनकी जो सबसे आउटर मोस्ट जो आपकी झिल्ली होती है उसकी, वो दोस्तों होती है उसमें सेल वॉल। और जंतुओं में होती है दोस्तों सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, ठीक है। देखिए आगे इसमें यही बात लिखी भी गई है, पादप कोशिकाओं में यह झिल्ली कोशिका भित्ति के नीचे स्थित रहती है। यह वर्णनात्मक रूप से पारगम्य होती है, क्योंकि यह विलायक अणुओं तथा कुछ चुने हुए विलय अणुओं को ही अपने में से होकर गुजरने देती है, ठीक है। यानी कि इसको अर्धपारगम्य आप बोल सकते हैं। कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो इसमें से दोस्तों गुजर जाते हैं, और कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो नहीं गुजर पाते हैं, ठीक है। यानी कि ये अर्धपारगम्य टाइप की होती है, ठीक है। यह पारगम्य झिल्ली जो अपने में से होकर सभी प्रकार के अणुओं को गुजरने देती है, उनमें उससे भिन्न होती है। जल अथवा विलायक के अणुओं की वर्णनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली के आर पार उच्च सांद्रता के क्षेत्र से निम्न सांद्रता यानी कि कंसंट्रेट जो होता है विलयन दोस्तों के क्षेत्र की ओर, वही दोस्तों इसमें यहाँ पर वही सिद्धांत काम करता है। देखिए दोस्तों आर पार उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र, जैसे ऊष्मा का परिवहन होता है दोस्तों, हीट ट्रांसफर कहाँ पर होती है दोस्तों, ज़्यादा हीट से कम हीट की ओर आपकी हीट ट्रांसफ़र होनी स्टार्ट होती है जब आप दो हीट वाली वस्तुओं को, अलग अलग हीट वाली वस्तुओं को एक साथ रख देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर भी वही है, उच्च सांद्रता के क्षेत्र से निम्न सांद्रता की ओर आपकी गति जो है परासरण की वो होती है, ठीक है। और दोस्तों इस परासरण करने की जो क्रिया है ये, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हम हिंदी में बोलते हैं परासरण और इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों ऑस्मोसिस, ठीक है। यह दो प्रकार का होता है, अंतःपरासरण तथा बहिःपरासरण। अंतः दोस्तों अंदर का परासरण और बहि मतलब बाहर वाला परासरण, ठीक है। कोशिका में जल का प्रवेश अंतःपरासरण यानी कि एंडोस्मोसिस, और दोस्तों जबकि कोशिका से जल का बाहर की ओर गति करना, बाह्य विलयन में मिलना बहिःपरासरण यानी एक्सोमोसिस कहलाता है, ठीक है। अंतःपरासरण की घटना तभी संभव है जब कोशिका को अल्पपरासारी विलयन में रखा जाता है। बहिःपरासरण तभी होता है जब कोशिका को अतिपरासारी विलयन में रखा जाता है। ये दोस्तों अतिपरासारी और अल्पपरासारी क्या होते हैं अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए हमको ये प्रैक्टिकल करने के लिए जो आवश्यक सामग्री चाहिए वो क्या क्या चाहिए दोस्तों, वो यहाँ पर लिखा गया है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। आपको 2 कच्चे अंडे चाहिए, ठीक है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल चाहिए, ठीक है, यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। नमक या चीनी का घोल चाहिए आपको 25% सांद्रता वाला। दोस्तों सांद्रता क्या होती है, देखिए मान लीजिए आप 100 ml वाटर ले लेते हैं और उसमें आप 25% यानी कि 25 ग्राम उसमें आप नमक या चीनी घोल देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उसको क्या बोलेंगे हम, 100 ml में 25 ग्राम जो है चीनी या नमक हमने घोल दिया, तो उसकी सांद्रता कितनी हुई, 25%। दोस्तों अगर आप 100 ml में आप 50 ग्राम चीनी या नमक घोलते हैं दोस्तों, उसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी, 50%, ठीक है।
इसी तरह आप पर परसेंट के अकॉर्डिंग अगर आप उसमें घोलते चले जाएंगे तो दोस्तों उसकी वो सांद्रता कहलाती है। ठीक है, इसे प्राप्त करने के लिए 25 ग्राम नमक अथवा चीनी को 100 ml जल में घोल लीजिए, बीकर तथा पेट्री डिश। ठीक है, ये आपको सारी जो है सामग्री आपको चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों कार्यविधि आपको करना क्या है। ठीक है, 2 अंडों के छिलकों अंड कवचों को घोलने के लिए उन्हें 2 अलग अलग बीकर में रखे हुए तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, में डालें। आप डाल लेना उसमें। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं दोस्तों? देखिए दोस्तों, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है अंडे की जो दोस्तों सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, यानी कि जो उसकी ऊपर की परत होती है दोस्तों, वो कैल्शियम की बनी होती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो कैल्शियम को बिल्कुल पूरी तरह से डिजोल्व यानी कि घोल देता है। ठीक है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड में वो अंडे डाल देते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अंडे के छिलके का समस्त कैल्शियम क्लोराइड घुल जाएगा और दोस्तों अंडा छिलका रहित हो जाएगा, यानी कि उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है दोस्तों वो तो घुल जाएगी। और दोस्तों आपने देखा होगा, आपने कभी अगर उबले हुए अंडे खाए होंगे आपने, तो दोस्तों जो सबसे बाहरी वाली परत होती है उसके नीचे एक छोटी सी पतली सी झिल्ली पाई जाती है, उसको बोलते हैं दोस्तों सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, वो उसके ऊपर बच जाएगी। ठीक है, बीकर से सावधानीपूर्वक अम्ल को निकाल लें और बीकर में ही अंडों को भली भांति जल से धो लें। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते रहें जब तक कि उसमें से अम्ल पूर्णतः निकल ना जाए, यानी कि जो उसमें एसिड आपने डाला था वो पूरी तरह से निकल ना जाए। ठीक है, छिलका रहित अंडों का निरीक्षण कीजिए, चेक कर लीजिए उनको। ठीक है, दोनों छिलका रहित अंडों को 2 अलग अलग बीकरों में रखें। ठीक है, पहले बीकर को जल से भर लें और दूसरे को सांद्रित लवण जो आपने घोल बनाया था 25% वाला, ठीक है, नमक या चीनी का, दूसरे को उससे भर लें। ठीक है, प्रयोग को लगभग आपको 4 घंटे के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तथा दोनों छिलकरित अंडों का बारी बारी से आपको क्या करना है, निरीक्षण करना है। ठीक है, सॉरी, परीक्षण जो है आपको क्या चेक करना है? देखिए, छिलका रहित अंडों को क्रमशः जल तथा सांद्रित लवण विलयन में रखने से पहले तथा पश्चात निरीक्षण करना है आपका, उनको चेक करना है आपको। ठीक है, जल में रखे छिलका रहित अंडे में क्या परिवर्तन हुआ, और दोस्तों लवण या आपने जो भी मतलब घोल बनाया था नमक या चीनी का, उसमें रखे अंडे पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, परिणाम में देखिए आपको दोस्तों बता देता हूँ, चलिए पढ़ ही लेते हैं। छिलका रहित अंडा जब जल में रखा जाता है तब वह फूल जाता है। क्यों दोस्तों? बाहर वाला जल उसमें अंदर भर जाता है। ठीक है, क्योंकि अंडे से बाहर जल अणुओं की सांद्रता अंडे के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता की तुलना में अधिक है। परिणाम स्वरूप अतः परासरण होने लगता है और बीकर से जल अंडे में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, और दोस्तों बही परासरण तभी होता है जब छिलका रहित अंडे को लवणीय नमक या चीनी विलयन में रखा जाता है। छिलका रहित अंडे से जल बाहर निकलकर जलीय विलयन लवणीय विलयन में प्रवेश करता है। ठीक है, तब जल की हानि के फलस्वरूप अंडा सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों प्रैक्टिकल का जो रिजल्ट मिला हमें वो क्या देखने को मिला कि जो हमने जल में डुबाया अंडा वो फूल गया, यानी कि जल उसके अंदर चला गया। और दोस्तों जब हमने उसमें चीनी या नमक वाले घोल में जो अंडा पड़ा था दोस्तों वो सिकुड़ गया, क्योंकि अंडे से जो बाहर लिक्विड है वो बाहर की ओर निकल गया, उसको बही परासरण कहते हैं। ठीक है, अब आपको देखिए दोस्तों सावधानियां क्या बरतनी है इस प्रैक्टिकल को करते हुए। छिलका रहित अंडों को धोते समय अंडे की झिल्ली को क्षतिग्रस्त यानी कि उसको नुकसान होने से आपको बचाना है, उसका विशेष आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केवल तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ही प्रयोग आपको करना है। ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का आपको यूज करना है। ठीक है, ताकि अंडे की झिल्ली सुरक्षित रहे और क्षतिग्रस्त ना हो, नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों प्रश्न और उत्तर इसमें जो आते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अंतः परासरण तथा बही परासरण में क्या अंतर होता है, अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, पूरा इसका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या होगा जब एक छिलका रहित अंडे को एक ऐसे विलयन में डाला जाता है जिसकी परासरण सांद्रता उसके समान हो। दोस्तों इसका भी रिजल्ट आप अपने आप अब बता सकते हैं जब आप ये प्रैक्टिकल कर लेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको अब तक ये चीज़ें तो समझ में आ ही गई होगी। दोस्तों जो लिक्विड अंडे के अंदर भरा हुआ है दोस्तों, अगर उसी सांद्रता का लिक्विड आप बाहर भी उसको भर देंगे अंडे को, तो दोस्तों क्या होगा, अंडे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसका साइज सेम ही रहेगा, ना वो फूलेगा और ना ही सिकुड़ेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अंडे को जब जल में रखा गया तब वह क्यों फूल गया, इसका भी रीजन आपको पता है। ठीक है, परासरण के दौरान जल की गति इसके आर पार होती है। किसके आर पार होती है दोस्तों? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसका आंसर है कोशिका झिल्ली। जीव द्रव्य झिल्ली जो वर्णात्मक रूप से अपने में से होकर विलायक अणु तथा विलय अणुओं को ही गुजरने देती है, वह कौन सी होती है दोस्तों? वो होती है आपकी वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो दोस्तों ये सब कुछ आपको चेक कर लेना है। ठीक है,
और आप इसको आराम से पढ़ लेना। नेक्स्ट जो है दोस्तों 21 प्रैक्टिकल, ये मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूँगा, ठीक है दोस्तों। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, केवल आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। साथ ही आप चैनल से ज़रूर जुड़ें दोस्तों, सारी तैयारी आपको कराई जाएगी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज लैब अटेंडेंट के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।